नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कक्षा 10 के प्रथम अध्याय की और आज हम बात करने वाले हैं दूसरे अध्याय की। और ये जो है वीडियो, इसमें पहला वीडियो है काफ़ी लंबा हो गया था, तो ये मैं ख़ास तौर से उन स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ जिनको मतलब दिक्कत आती है पढ़ने में। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं और मैं कम से कम बताने का प्रयास करूँगा जिससे आप कन्फ्यूज़ ना हो और शॉर्ट में और बहुत ही है ना सरल तरीके से। तो ये है अम्ल, क्षारक एवं लवण। साथियों, अम्ल मतलब ऐसा समझ लीजिए आप कि ये जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। ये एक बात आपको ख़ास तौर से ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अम्ल होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं और ये इतनी मतलब आपने इतनी बार पढ़ लिया होगा 8वीं और 7वीं क्लास में कि आपको ये ध्यान होगा कि अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। भूलना नहीं है, मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, भूलना नहीं है। और बता दिया मैंने, ये क्लास उन बच्चों के लिए जिनको दिक्कत आती है याद रखने में ज़्यादा। तो अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं और ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, है ना। जब मान ले कोई अम्ल है और उसको हम चेक करें अगर, तो कैसे चेक करेंगे मतलब, ठीक है ना। तो उसको चेक करने के लिए अगर जैसे कोई पात्र है उसमें अम्ल ले लिया, उसमें लिटमस पत्र डुबोएंगे, नीला अगर डुबोते हैं और वो लिटमस पत्र हो जाता है लाल, उसका रंग क्या हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है ना साथियों। नीले लिटमस पत्र को ये क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, ठीक है साथियों। अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देते हैं, किसमें, नीले को लाल में बदल देते हैं, ठीक है। अब क्षारक होते हैं वो इसका ठीक उल्टा करते हैं, ठीक है ना। क्षारक है वो अम्ल का ठीक है उल्टा करते हैं। अम्ल क्या करते हैं, नीले को लाल में बदल देते हैं और क्षारक होते हैं वो लाल को नीले में बदल देते हैं। याद रह जाएगा, एक का याद कर लेंगे तो दूसरे का ठीक इसका उल्टा कर देना। अम्ल का याद रख लेंगे तो क्षारक का इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं इसकी ट्रिक, और ये बहुत आसान है, बहुत जगह आपने पढ़ा होगा। एक नाम याद रख लीजिए आप, अनिल। क्या नाम याद रखेंगे, अनिल, ठीक है ना। ऐसे दोस्तों हो जाएगा आपके अम्ल, क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा अम्ल, और नी से हो जाएगा नीला और ले से हो जाएगा लाल। मतलब अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को और लाल कर देते हैं, ठीक है। अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को नी से नीला और ले से लाल, मतलब नीले को लाल करते हैं, समझ में आ गया। अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रख लें। मुझे उम्मीद है अगर आप ध्यान से सुनोगे, आपका टाइम ज़रूर लग रहा होगा लेकिन आप भूलोगे नहीं एग्ज़ाम तक, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे। ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं जलीय विलयन में, याद रखना ये भी। तो ये 2-3 बिंदु है, कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आपसे पूछ ले अम्ल के गुणधर्म लिखिए, तो ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप 2-3 बिंदु उसके बारे में लिखते हैं तो आपको नंबर अच्छे खासे मिलने की संभावना रहती है। तो अम्ल होते हैं वो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। एसिड शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है खट्टा। मैंने बताया अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। अब देखिए साथियों, प्रबल अम्ल, ऐसा समझिए प्रबल मतलब क्या होता है, ज़्यादा मजबूत, ऐसे समझिए, साधारण भाषा में विज्ञान याद रखिए आप। HCl, ये कुछ नाम दिखाए गए हैं, HCl, H2SO4। अब आपको एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, बोर्ड एग्जाम में तो आपसे पूछ ले कि 2 प्रबल अम्लों के नाम लिखिए, तो एक HCl और एक H2SO4, ठीक है, समझ में आ गया। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये आप ध्यान में रखना, एक तो कम से कम ये याद रखना ही रखना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये आपके बायोलॉजी के पार्ट में भी आएगा, ठीक है। पाचन में HCl, आपने काफी नाम सुना होगा HCl का। अब देखिए दुर्बल अम्ल, साथियों आप वो चीज याद रखिए, उसको याद करने की कोशिश करिए जो आपको जल्दी याद रहता हो। जैसे एक लैक्टिक अम्ल है, एक छोटा सा नाम है, ये आपको ज़्यादा याद रहेगा। और बता रहा हूँ मैं ये क्लास उन बच्चों के लिए जिनको दिक्कत आती है, तो आप ये लैक्टिक अम्ल है, एक नाम ये याद रख ले दुर्बल अम्ल में, उसका अगर आपको उदाहरण पूछ ले तो, ठीक है। अब बात करते हैं सांद्र अम्ल क्या होता है, जिसमें अम्ल जिसमें अधिक मात्रा में होता है जबकि जल अल्प मात्रा में होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, सांद्र अम्ल होता है। समझ आ गया। अगर मान लीजिए इतना सा अगर पानी है और इसमें आपने अम्ल की मात्रा ज़्यादा डाल दी, मतलब वो उसमें अम्ल की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, वो क्या होता है, सांद्र होता है। समझ आ गया ना। मतलब पानी की मात्रा कम, अगर आपने मतलब ऐसे मान लीजिए 10 ml पानी है, ये समझाने के लिए दोस्तों। अब ऐसा नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ वो आपको ऐसे रटना है,
समझाने के लिए 10 ml में आपने, जैसे आपने 10 ml जल पानी ले लिया 10 ml और उसमें 7 ml आपने अम्ल की मात्रा डाल दी, तो क्या हो गया, सांद्र हो गया। ठीक है ना, समझ आ रहा है। इसकी पावर ज़्यादा होती है, ज़्यादा खतरनाक होता है एक तरीके से। ठीक है, तो क्या होता है, सांद्र होता है। और इसका उल्टा हो जाएगा तनु। ठीक है ना, अल्प मात्रा में अम्ल होगा, तनु अगर होगा तो इसका मतलब पानी ज़्यादा है और उसमें अम्ल की मात्रा क्या है, थोड़ी सी है, तो वो क्या होगा, तनु अम्ल होगा। समझ आ गया। अब ऐसे मान लीजिए, आप ऐसा समझिए कि आपने 1 गिलास पानी लिया और उसके अंदर 1 गिलास पानी लिया और उसके अंदर आपने क्या किया, 10 नींबू है उसका रस डाल दिया। दूसरी तरफ आपने उतना ही बराबर पानी लिया, लेकिन इसमें आपने 1 नींबू का रस डाला है, एक में, इसमें 10 नींबू का रस डाला है, इसमें 1 नींबू का रस डाला है। तो ज़्यादा इनमें अगर आपसे पूछे कि ज़्यादा कौन सा तनु है और कौन सा सांद्र है, तो अम्ल की मात्रा ज़्यादा किसमें है, इसमें 10 नींबू का रस है, इसमें ज़्यादा अम्ल है, तो ये क्या है, सांद्र है, इसे कहेंगे सांद्र अम्ल। ठीक है ना, ये जो घोल है वो सांद्र अम्ल होगा। और ये है, इसमें कम मात्रा है अम्ल की, तो ये क्या हो गया, तनु हो गया। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ एकदम साधारण उदाहरण से मैं समझा रहा हूँ आपको बिल्कुल, और आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। चलिए साथियों, अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए साथियों, बात करते हैं क्षारक की। तो ये स्वाद में कड़वे होते हैं, अम्ल क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, और ये क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। अम्ल का आपको ध्यान रखना है, बहुत सारी चीज़ें इसमें उसकी बस उल्टी कर देनी है। वो खट्टे होते हैं, ये क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, और ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, ये आप भूलने वाले नहीं हो। उसका याद रखा आपने, किसका, अम्ल का याद रखा, तो क्षारक का क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। वो क्या करता है, वो करता है नीले को लाल, अनील नाम याद रखा था, अनील। अम्ल जो होते हैं वो नीले को लाल कर देते हैं, अनील। ठीक है ना, अम्ल नीले को लाल कर देते हैं, तो ये उल्टा हो जाएगा उसका, कौन सा, क्षारक अम्ल का उल्टा हो जाएगा, ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। ठीक है साथियों, अब आगे बात करते हैं, ये जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। ठीक है ना, समय आ गया, आपको ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, मैं ऐसा नाम नहीं बताऊंगा जो आपको याद नहीं रहे, जैसा आप पढ़ सकते हो, जैसा आप उसको आराम से याद रख सकते हो, वैसा आप याद रखिए। ठीक है, तो ये आपको अगर याद नहीं रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये याद रख लीजिए 2 चीज़ें। और एक याद रख लें, अम्ल जो होते हैं, सॉरी, जो क्षारक जो होते हैं वो छूने पर चिकने लगते हैं साबुन जैसे। क्या होते हैं, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ ये चीज़, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको, क्षारक जो होते हैं वो छूने पर साबुन जैसे चिकने लगते हैं। तो 3 चीज़ें आप याद रख लेना बस, कौन सी, स्वाद में कड़वे होते हैं, और छूने पर साबुन जैसे चिकने लगते हैं, और ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ठीक है, लिटमस पत्र साथियों, ये बता दिया मैंने आपको, ये सूचक होता है, अम्ल है, कोई चीज़ अम्ल है या क्षारक है, उसको चेक करने के लिए लिटमस पत्र का इस्तेमाल करते हैं लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में। ठीक है, अब देखिए क्षार क्या होते हैं, ध्यान रखिए, एक था क्षारक और एक है क्षार। ठीक है ना, दोनों में अंतर क्या है बस देखना थोड़ा सा है। जल में जो घुल जाते हैं ना, जो क्षारक होते हैं, जो क्षारक जल में घुल जाए, अगर एक कोई क्षारक है वो अगर पानी में घुल जाएगा तो वो क्या होगा, क्षार कहलाएगा। ठीक है, जो क्षारक पानी में घुल जाते हैं वो क्षार कहलाते हैं, बिल्कुल सरल है, समझ आ गया। जो क्षारक पानी में घुल जाते हैं, जल में घुल जाते हैं, वो क्षार कहलाते हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब देखते हैं लवण। जब अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करते हैं तो वो क्या करते हैं, लवण और जल बनाते हैं। समझ आ गया, अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं और वो चीज़ उदासीन हो जाती है। साथियों, अम्ल और क्षारक को हम बराबर मात्रा मिक्स करते हैं तो ना तो वो चीज़ अम्ल रहती है और ना क्षारक रहती है, वो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म कर देते हैं, दोनों एक दूसरे को आपस में लड़ भिड़ करके ख़त्म हो जाते हैं, और क्या बनता है, लवण और जल बनता है। तो इसे कहते हैं उदासीन। समझ में आ गया ना, इसे कहते हैं उदासीन, मतलब दोनों का जो गुण है वो खत्म हो जाएगा, तीसरी वो उदासीन हो जाएंगे ना, तीसरी चीज़ बनेगी, वो क्या होगा, लवण और जल बनेगी। तो अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, लेकिन ध्यान रहे दोनों ही जो है, दोनों ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक प्रबल हो एक दुर्बल हो, वो आगे बात करेंगे प्रबल दुर्बल क्या है। ठीक है, तो अब देखिए लवण अम्ल व क्षारक, लवण जो होते हैं वो अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। ठीक है, तो NaCl हम घर में कहते हैं लूण, नमक, साधारण नमक NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, ये कैसे बनता है, अम्ल और क्षारक की आपसी अभिक्रिया से लवण और जल बनते हैं, तो लवण का ये एक उदाहरण है NaCl। ठीक है, अब देखते हैं सूचक। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं।
इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। सूचक जैसे मैंने बताया लिटमस, कुछ प्राकृतिक सूचक होते हैं और कुछ कृत्रिम होते हैं, वो आगे हम बात करने वाले हैं। ठीक है साथियों, अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया, आपस में दोनों अभिक्रिया करेंगे। देखिए अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, लवण और जल का निर्माण करते हैं और ये उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। आप देखते हैं जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है तो परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं, तो इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। ऐसी बात समझ लो आप कि अम्ल और क्षारक दोनों आपस में लड़ेंगे और दोनों एक दूसरे को मार देंगे, तो ना अम्ल रहेगा ना क्षारक रहेगा, दोनों की दोनों क्या उदासीन, मतलब ना वो अम्ल है वो ना वो क्षार है ना, समझ आ गया। तो मतलब इस प्रकार समझ लो आप, ना वो हमसे खुश है ना वो हमसे नाराज है, वो उदासीन है, मतलब वो किधर भी नहीं है। ठीक है ना अम्ल है ना क्षारक है। ठीक है, तो ये है साथियों उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करेंगे, दोनों एक दूसरे प्रभाव खत्म कर देंगे, मतलब उदासीन हो जाएगा, और यही है उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसमें लवण और जल बनते हैं। जब अम्ल और क्षारक आपस में लड़ते हैं तो लवण और जल बनते हैं, खून खराबा होता है। आगे देखिए प्रबल अम्ल, ये ध्यान रखने वाली चीजें हैं साथियों, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए आप। प्रबल अम्ल, अब यहां पर देखने की कोशिश कीजिए आप NaOH, ठीक है, और इसके साथ में हमने मिलाया HCl, यानी कि ये है एक क्षारक, पढ़ा था हमने, ये है एक क्षारक और ये है एक अम्ल, दोनों को मिलाया तो क्या बन गया NaCl। NaCl यानी साधारण नमक, जो घर में काम में आता है नमक, यानी लवण बन गया, और H2O। समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा। बहुत ही सरल चीज़ है और यहाँ पर एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है इस चीज़ का कि किस प्रकार से क्षारक और अम्ल आपस में मिलेंगे तो लवण और जल बनेगा। ठीक है, आप देखते हैं आगे कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक होगा तो क्या बनेगा, तो यहां पर अम्लीय लवण बनेगा और जल बनेगा। अब आप कहोगे ये कैसे हो गया, तो देखिए अम्ल जो है वो प्रबल है, मतलब ऐसे समझो वो ज्यादा मजबूत है, क्षारक है वो दुर्बल है। तो अब ऐसे समझिए एक अम्ल की टीम है जिसके पास 10 लोग हैं और एक क्षारक की टीम है जिसके पास से 5 लोग हैं, ये है अम्ल, तो ये है अम्ल की टीम और ये है 5 वाली वो है क्षारक की टीम। ठीक है, समझ आ गया। अम्ल के पास 10 लोग हैं, क्षारक के पास से 5 लोग हैं, तो क्षारक वाले 5 लोग हैं वो इसके 5 को खत्म कर देंगे, तो इसके 5 खत्म हो गए और ये भी आपस में लड़ मर के 5 खत्म हो गए, तो बच गए क्या, इसके पास 5 लोग बच गए। यहां देखिए आप अम्लीय लवण बच गया, क्यों, क्योंकि अम्ल जो था प्रबल था और क्षारक क्या था दुर्बल था, उसके पास कमजोर टीम थी। ठीक है, तो इसके 5 लोग थे और इसमें से इसके 5 लोगों से लड़ाई हुई तो दोनों आपस में खत्म हो गई, इसके 5 खत्म हो गए और इसके 5 ने इसके 5 को खत्म कर दिया, आपस में लड़ मर के ये तो खत्म हो गए, इनका प्रभाव तो खत्म हो गया आपस में, लेकिन 5 तो बच गए ना, क्योंकि ये प्रबल है, प्रबल मतलब ज्यादा मजबूत है, ये क्षारक है वो दुर्बल है, तो बचेगा कौन, अम्ल के 5 लोग बच गए, तो मतलब अम्लीय लवण बनेगा और जल बनेगा। अब बस ये एक समझ में आ गया, तो बाकी सब ऐसे ही है, सबका कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है, बस इस आधार पर समझिए आप। ठीक है ना, ये सिर्फ समझने के लिए है साथियों, ऐसा नहीं याद कर लो एग्जाम में ऐसा लिख दो लड़ने मरने वाली बातें, वो सब नहीं है। ठीक है, सिर्फ समझने के लिए है। आगे देखिए दुर्बल अम्ल है और क्षारक प्रबल है, यहाँ पर अम्ल कमजोर है, प्रबल है क्षारक, तो यहाँ पर क्षारीय लवण बनेगा, और यहाँ पर प्रबल अम्ल है और प्रबल क्षारक, तो ये दोनों क्या है बराबर की टक्कर के हैं, तो दोनों खत्म हो जाएंगे और दोनों खत्म होकर उदासीन हो जाएंगे। समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट, तो बस कॉन्सेप्ट पर आप ध्यान दीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब देखिए साथियों कुछ प्राकृतिक सूचक हैं, प्राकृतिक सूचक हैं ये पौधों में पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो इसमें आप कुछ ध्यान रख लीजिए, एक तो हल्दी याद रख लीजिए, ठीक है ना, ये लाल पत्ता गोभी, इनसे ना हम अम्ल और क्षारक है ना वो चेक कर सकते हैं इन चीज़ों से, तो ये प्राकृतिक है, प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति में पाए जाते हैं। ठीक है ना, पेड़ पौधे, समझ आ गया ना, पेड़ पौधे प्राकृतिक होते हैं आपको पता है, तो जो प्रकृति में पाए जाते हैं वो क्या हो गए, प्राकृतिक हो गए। ठीक है, कृत्रिम जो हमने इंसानों ने बना लिए, जो संश्लेषित किए हमने, जो केमिकल हैं वो क्या है, रासायनिक, सॉरी कृत्रिम। ठीक है ना, प्राकृतिक जो प्रकृति में पाए जाते हैं, जो इनको हमने नहीं बनाया, जैसे पेड़ पौधे हो गए। तो सूचक तो आपको पता ही है, सूचक होते हैं जो अम्ल और क्षारक का हमें मतलब उनके द्वारा हम चेक कर सकते हैं कौन सा अम्ल है वो कौन सा क्षारक, सूचना देते हैं एक तरीके से। तो प्राकृतिक सूचक वो हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं, और कृत्रिम वो हैं जिसको इंसान ने बनाया है। अगर विज्ञान में कहीं भी कृत्रिम या संश्लेषित नाम आ जाए तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान द्वारा बनाई गई चीज़ है, वो प्राकृतिक नहीं है। ठीक है ना, कहीं भी आ जाए, जैसे कृत्रिम उपग्रह हो गया, ठीक है, इसी प्रकार से कृत्रिम रेशे हो गए। तो कृत्रिम का नाम ध्यान में रख लीजिए, प्राकृतिक का तो एक याद रख लीजिए हल्दी, और कृत्रिम का ध्यान रख लीजिए, कृत्रिम जो है उसमें मेथिल ऑरेंज, एक नाम याद रख लीजिए आप, मेथिल ऑरेंज। ठीक है,
प्राकृतिक सूचक आपसे पूछ ले, प्राकृतिक सूचक, मैं तो चाहता हूँ दो दो नाम याद रखें। बहुत बार एग्जाम प्रश्न आता है कोई दो प्राकृतिक सूचकों के नाम लिखिए, कोई दो कृत्रिम सूचकों के नाम लिखिए, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। तो आप दो नाम इनके याद रख लीजिए, दो इनके याद रख लीजिए, ठीक है ना। तो आपके दो नहीं याद रहते तो एक भी याद रखें तो आधा नंबर मतलब चांस रहता ना मिलने का। तो आप मेथिल ऑरेंज याद रख लीजिए, इसमें तो आप लाल पत्ता गोभी और हल्दी दोनों याद रख सकते हैं। इसमें मेथिल ऑरेंज और ये आप है फिनोलेप्थिलीन भी याद रख लें, ठीक है। अब है गंधीय सूचक। इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाती है, ठीक है ना। जब इन्हें अम्लीय या क्षारक माध्यम में ले जाते हैं तो इनका जो सुगंध होती है वो चेंज हो जाती है। तो ये होते हैं गंधीय सूचक, जैसे प्याज या लौंग का तेल, ठीक है। तो साथियों अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए साथियों, सभी क्षारक होते हैं वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं। सभी क्षारक जो होते हैं वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं, ठीक है। इतना ही याद रख लीजिए, आगे आप कंफ्यूज होगी। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पत्थर भी टूट सकता है। ध्यान रखिए, जो बर्तन होता है जिसमें ये रखते हैं तो टूट सकता है, मतलब ये प्रैक्टिकल के दौरान रखने वाली सावधानी है। जब प्रयोग कर रहे हो तो ध्यान रखें। वैसे भी अम्ल के साथ जब कोई भी आप प्रयोग कर रहे हो तो बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जला देते हैं, बहुत नुकसानदायक होते हैं और ये उफन करा ना बाहर आ जाते हैं। तो बर्तन से आपने कई मूवी में देखा होगा, कई जगह या किसी भी वीडियो सीन में आपने देखा होगा, तो ध्यान रखें। अब आते हैं साथियों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जहाँ से प्रश्न पढ़ने की पूरी संभावनाएं होती है। वैसे मैं प्रश्नों पर कभी बात नहीं करता हूँ, लेकिन क्योंकि नॉलेज ज़रूरी है और पढ़ाई अगर करना है तो आप पूरा कीजिए, ध्यान से एक बिंदु पढ़िए। लेकिन फिर भी अभी जो टाइम है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए कि ये जो हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं इनका इस्तेमाल कहाँ होगा। अगर आपको ये नहीं पता कि हम जो पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, सिर्फ नंबर के लिए या नौकरी के लिए नहीं पढ़ते हैं। पढ़ाई का मतलब होता है कि लाइफ में ना, वो डेली लाइफ में आप उन चीज़ों को काम में लेना सीखें। तो आप ये देखिए कि ये चीज़ें काम में कहाँ आती है। देखिए अब मैं क्यों पता होना चाहिए अम्ल क्षार के बारे में, इतना क्यों जानकारी हमें चाहिए। तो देखिए एक तो मिट्टी का पीएच देखिए, हम कोई पदार्थ है कोई भी, वो कितना अम्लीय या क्षारकीय है उसका जो माप होता है, जैसे हम बाकी चीज़ों को मापते हैं ना 5 किलो या 5 किलोमीटर, जैसे दूरी को मापते हैं किलोमीटर में, उस प्रकार से वजन को मापते हैं किलो में, किलोग्राम में, उसी प्रकार से इनको पीएच में लिखते हैं। जैसे है ना किसी चीज़ का पीएच, अगर किसी चीज़ का पीएच 7 हो इसका मतलब क्या है? उदासीन है, ना अम्ल है ना क्षारक है। 7 से जो कम होते हैं वो क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। यानी किसी चीज़ का अगर पीएच मान 5 है, 4 है, तो ये वो क्या है? अम्लीय है। 7 से कम जितना भी है वो अम्लीय है, 7 से ज़्यादा है वो क्या है? क्षारकीय है। तो ये बात हो गई, ये नहीं यहाँ पर लिखी हुई नहीं है तो मैं बता देता हूँ आपको। आगे देखिए, अब देखिए मिट्टी का पीएच अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। एक विशिष्ट पीएच मान पर जो होती है फसल अच्छी होती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि मिट्टी की अम्लीयता क्षारीयता क्या है वो पता लगाना पड़ता है, कितनी है ना उसका पीएच है। यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच कम या अधिक हो तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं, ठीक है ना, उसमें ज़रूरत के हिसाब से। और वो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, आजकल तो बहुत सारी डिजिटल हो गया तो सिस्टम तो सहायता है, वो मतलब जानकारी है इंटरनेट पर, यूट्यूब पर कहीं भी इनके बारे में मिल जाती है कि कौन सी फसल के लिए क्या उपयुक्त रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं हमारे पाचन तंत्र का पीएच। हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है, पहले ही बात कर चुका हूँ मैं HCl, ठीक है। पाचन के बारे में हम HCl की बात करें तो वही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। जब अपच की स्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिसके कारण उदर में दर्द व जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए है ना एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है जो अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और एक जो आजकल आपने नाम सुना होगा इनो, वो इसी का उदाहरण है। पेट में जब मतलब अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो गई तो वो परेशानी उत्पन्न करेगा, ठीक है, समय आ गया। और इसे कहते हैं एसिडिटी, है ना, अति अम्लता। याद रखना, अति अम्लता नाम याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है कि अति अम्लता क्या है और इसे ना इसका उपचार किस प्रकार किया जाता है। अति अम्लता क्या होती है? अति अम्लता मतलब अति मतलब अधिक, अति मतलब अधिक, यानी कि अम्ल की मात्रा पेट में अधिक हो गई तो उसे क्या कहते हैं? अति अम्लता। तो उस समय क्या करते हैं, अम्ल अगर अधिक हो गया, अम्ल को अगर नष्ट करना है तो हमने पहले पढ़ा था कि अम्ल का दुश्मन कौन है? क्षारक है, ठीक है ना। अम्ल ज़्यादा हो गया तो क्षारक डाल दो तो वो क्या होगा? आपस में लड़ेंगे और एक दूसरे प्रभाव को खत्म कर देंगे, लवण और जल बनेगा, ठीक है। ये हमने उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ा। तो इसका इस्तेमाल यहाँ भी होता है
कि हमारे पेट में अगर अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो क्षारक उसको दिया जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि वो अम्ल को शांत कर देता है। तो यही एक इनो इसी का उदाहरण है, और ये याद रखना मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब कुछ ये है, ये भी साथियों आप देख लेना, मैं फटाफट बता देता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल, ध्यान रखना, इनेमल मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है इनेमल, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। ये लिखा हुआ भी है यहाँ पर। यह जल में नहीं घुलता है, लेकिन मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर क्षारित हो जाता है, यानी कि दांतों का नुकसान होता है। सीधी सीधी बात यही कहता हूँ मैं, और इसे कहते हैं दंत क्षय। तो यहाँ भी इस पीएच से जो है इसका इस्तेमाल, मतलब इस चीज़ का हम जो ज्ञान है उसका इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। अब यहाँ पर देखिए, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा के उपयोग से आराम मिलता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए, अम्ल है अगर मधुमक्खी डंक में, तो वहाँ पर क्षारक लगाएंगे तो आराम मिलेगा, एक दूसरे को उदासीन कर देंगे। नेटल के डंक वाले बाल मेथेनोइक अम्ल छोड़ दे जाते हैं, जिसके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डोक पौधे की पत्ती रगड़ किया जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, क्षारक होता है। तो साथियों आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए मैं नाइट में वीडियो बना रहा हूँ, और जितना हो सके, मेरे पास बोर्ड की सुविधा उपलब्ध ठीक से नहीं है, तो जितना हो सके मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आप अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगे तो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।